हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का यहाँ पर देख सकते हैं मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम यानी कि 2024 में पूछा जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। और आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, और खास करके 2022 से, क्योंकि हो सकता है कि 2023 वाला रिपीट ना करे, लेकिन 2022 वाला मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है हमारे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इस बार आप लोग का चूंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा रहने वाला है, इसलिए हम लोग सब्जेक्टिव ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी जल्दी करा दिएगा जाएगा, ठीक है। 2023 का मैंने ऑलरेडी करा दिया है। 2023 का अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप लोग 2023 का भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, और एक एक करके यहाँ पर हम लोग फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक स्टेप मैं यहाँ पर लेकर के लाया हूँ, हर एक स्टेप आप लोग को समझाऊंगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन ए, और इसमें आप लोग को 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन tan x dx इज, तो इंटीग्रेशन करना है tan x dx का, ठीक है। तो इसका हमको करना है, तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा। और हिंदी में भी वही बात बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। ऐसे आप लोग को डायरेक्ट tan x का फॉर्मूला तो याद होगा, लेकिन इसका एक्चुअली इंटीग्रेशन होता है, ठीक। इसको हम लोग डेराइव करते हैं, बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है। देखिएगा कैसे हम लोग करेंगे। हमारा जो है tan x, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin x अपॉन कोस एक्स। टेन को लिख सकते हैं ना साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं 10 को, तो वही मैंने यहाँ पर किया है। tan x को मैंने लिखा है sin x अपॉन में cos x, बस सिंपल ऐसे लिख दिया, और dx हमारा एज इट इज। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि cos x को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर पुट, यहाँ पर लिखेंगे पुट, यानी कि माना cos x इज इक्वल टू टी, ठीक। cos x को टी ले लिए, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस का sin x dx और इधर dt, ठीक। और ये माइनस साइन को क्या करते हैं, ऊपर में देख लीजिए, ऊपर में हमारा sin x dx है, हमको माइनस चाहिए नहीं, ठीक। तो माइनस को इस साइड हम लोग कर देते हैं, सिंपल है। माइनस को यहाँ से हटा करके डायरेक्टली इस साइड कर सकते हैं, या फिर दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही बात आएगा। तो आप लोग जैसे समझिए, या तो दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई करने से आया, या फिर इस माइनस को इधर भेजने से आया, जैसे भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास बचा साइन एक्स डी एक्स, और माइनस हमारा इधर आ गया, यानी कि माइनस का डी टी, ठीक। ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जो भी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि जो भी माना है उसको पुट कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर उसका वैल्यू रख देते हैं। तो tan x dx बराबर क्या आ जाएगा, जो हमारा cos x था इसको तो हम लोगों ने t ले लिया, और जो हमारा sin x dx था ये पूरा बन गया माइनस का dt, ठीक। माइनस का dt बन गया। माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो माइनस का बाहर ले लिया, और 1/t और ये dt। अब 1/x का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है, log x होता है, log x। तो यहाँ पर 1/t का हो जाएगा log t, और माइनस हमारा बाहर था तो माइनस का log t, और प्लस में c कांस्टेंट आता है, ठीक। अभी यहीं पर बात नहीं बना है, अभी हम लोग टी का यहाँ पर मान रखेंगे, जो हम लोगों ने शुरू में एज्यूम किया था। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर रख देते हैं क्या, कोस एक्स, तो माइनस का लॉग कोस एक्स और प्लस में सी, यही हो जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर। तो यही होता है, आप लोग ये फॉर्मूला भी याद रखे होंगे, ठीक। ये फॉर्मूला भी याद रखे होंगे, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला भी काम आ जाता है, लेकिन ये आप लोग को डिराइव करने के लिए बोला था। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। अब मैंने तो यहाँ पर इतना डिटेल में लिखा है, यदि आप लोग को आता है तो बहुत सिंपल तरीके से और भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन है, ये भी इंटीग्रेशन से ही है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एब्यूलेट, ये है आप लोग का 0 से π/2 तक sin x dx, ठीक। तो मान ज्ञात करना है sin x dx का, और भी ये 0 से π/2 तक। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ sin x dx का यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे, और 0 से π/2 तक लिमिट लगा देंगे। तो sin x dx का क्या होता है, माइनस का cos x होता है, माइनस का cos x डायरेक्ट फार्मूला है। और माइनस को हम लोगों ने बाहर रख दिया, और 0 से π/2। तो सबसे पहले क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो कोस π/2, कोस π/2, तो कोस π/2 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा 0, और फिर माइनस में लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट यानी कि कोस 0 का मान कितना, माइनस का 1। तो यहाँ पर ये होगा आप लोग का माइनस कौन, लेकिन हमारा यहाँ पर एक और माइनस बाहर है, एक और माइनस बाहर है। तो माइनस माइनस फिर मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 1 आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल था, 2 नंबर आप लोग को फ्री का मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए 3 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि तथा घात ज्ञात करना है ना। तो
कोटि तथा घात आप लोग यहीं पर देख करके बता सकते हैं, बहुत सिंपल होता है। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप लोग इजीली कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव वाले से तो मेरे को सब्जेक्टिव अच्छा लगता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले में इससे हार्ड भी पूछ देता है और सिर्फ वहाँ पर 1 नंबर मिलता है। यहाँ पर आप लोग को कितने मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। देख लीजिए, तो डिग्री बताना है और ऑर्डर भी बताना है ना, मतलब कि कोटि और घात। तो कोटि हम लोग किसको बोलते हैं, मैक्सिमम जो डिफ्रेंसिएशन होता है, जो मैक्सिमम अवकलन होता है कितना बार, उसी को हम लोग बोल देते हैं कोटि। तो देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ एक बार अवकलन हुआ है। कलर चेंज करते हैं और इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक बार अवकलन हुआ है dy/dx, लेकिन यहाँ पर d3y/dx3 मतलब कि 3 बार अवकलन हुआ है। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर। ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर को बोलते हैं कोटि ना। तो इसका कोटि आ जाएगा 3, क्योंकि मैक्सिमम 3 बार ही अवकलन हुआ, 3 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है। और ऐसे ही अब बात कर लेते हैं घात की, यानी कि किसका, डिग्री की। तो घात आप लोग का कितना हो जाएगा, जो मैक्सिमम अवकलज हो जाए, यानी कि जो हमारा बोल सकते हैं एक प्रकार से जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर, इसी का मैक्सिमम घात हम लोग देख लेते हैं, इसी का मैक्सिमम पावर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा 2 है, तो ये आप लोग आ जाएगा 2 निकल करके। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने लिखा भी है, जो कि इतना नेसेसरी है नहीं, आप लोग वहीं पर देख कर बता सकते थे। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कि है 4 नंबर वाला क्वेश्चन। क्या है देखिएगा, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द वेक्टर लेमडा इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ये जो है, ये हमको बोल दिया है कि यूनिट वेक्टर है, ठीक। मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर बोल दिया। तो हमको फाइंड करना है लेमडा का वैल्यू, ठीक है। हिंदी में पढ़ देते हैं कि लेमडा के किस मान के लिए लेमडा इंटू में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक सदिश, इकाई सदिश है ना। तो इकाई सदिश का मान 1 होता है, मतलब कि इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 के बराबर आएगा, और फिर वहाँ से हम लोग लेमडा का मान निकाल सकते हैं। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमको क्वेश्चन में बोल दिया है कि लेमडा इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज यूनिट वैक्टर। क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, मतलब कि इकाई सदिश है। तो इकाई सदिश है तो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण 1 के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। अब हम लोग परिमाण निकालते कैसे हैं, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से। तो जो भी होता है उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक। जो भी होता है उसका स्क्वायर करते हैं, मतलब कि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा लेमडा आई कैप प्लस में लेमडा जे कैप प्लस में लेमडा के कैप, ऐसा आएगा, ठीक। तो जो हमारा कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट का अंडर रूट में स्क्वायर कर देते हैं और जोड़ देते हैं, तो वही हमारा मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लेमडा का स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर और होल अंडर रूट, क्योंकि तीनों का कोफिशिएंट यानी कि जो गुणांक है लेमडा ही है और बराबर में 1, ठीक। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा हमारा कितना, 3 लेमडा स्क्वायर। तो अगर लेमडा को बाहर ले रूट से तो यह आ जाएगा लेमडा और √3 हमारा बच जाएगा बराबर में 1। तो हमको तो लेमडा का वैल्यू चाहिए, तो लेमडा इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा अपॉन में, और यहाँ पर प्लस माइनस भी होगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर रूट को हटाया है। तो प्लस माइनस अपॉन में √3, यह आ जाएगा आप लोगों का फाइनल आंसर, समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों का 5 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है कि फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या हमको फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है 2 वेक्टर्स के बीच में, और वेक्टर कौन कौन सा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड्स। और मैग्नीट्यूड भी हमको गिवन है √a एंड 2 रेस्पेक्टिवली, मतलब कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2। तो हैविंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू √6, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू हमको दे रखा है √6 दे रखा है। तो बहुत सिंपल होता है इसको निकालना, देखिएगा कैसे निकालेंगे। हम लोग चाहे तो यहाँ पर भी इसको निकाल सकते हैं। एक बार हिंदी में पढ़ते हैं कि 2 सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण क्रमशः 3 और 2 है, ठीक। 2 सदिश है और इनका परिमाण √3 और 2 है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का भी मान दे रखा है √6। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या निकालना है, हमको कोण निकालना है। तो बहुत सिंपल, हम लोग चाहे तो यहीं पर निकाल सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव है इसलिए आप लोग को प्रॉपर तरीके से लिख करके मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हमको एंगल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देख लीजिए, कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का हमको दे रखा है वैल्यू, क्वेश्चन में ही तो रख दिए। ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड हमको क्वेश्चन में दिया है, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड दिया है, तो यही भी रख दिए। तो ये आप लोग को अगर √3 से अगर इसको कैंसिल करें √6 को, तो √2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो √2 ऊपर और नीचे में √2, और √2 से अगर 2 को कैंसिल करें तो ये आ जाएगा √2, तो 1/√2। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/√2। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2। अब cos इनवर्स 1/√2 का हम लोग वैल्यू जानते हैं कितना होता है,
π/4। कोस इनवर्स 1/√2 पूछे या फिर साइन इनवर्स 1/√2 पूछे, दोनों का मान सेम होता है π/4। तो ये हो जाएगा आप लोग का फाइनल आंसर, बहुत सिंपल था। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर वाला। क्या है देखिएगा कि इफ अ लाइन हैज डायरेक्शंस रेशियो, क्या है, रेशियोज 2, -1, -2, डिटरमाइन इट्स डायरेक्शंस कोसाइंस। तो यदि एक रेखा के लिए दिक अनुपात हमको गिवन है, दिक अनुपात यह है, तो दिक कोसाइन निकालना है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। बहुत सिंपल है, देखिएगा कैसे हम लोग निकालेंगे 6 नंबर वाला का प्रॉपर तरीके से। ये हमको गिवन है ना, ये हमको गिवन है, डायरेक्शन रेशियोस हमको गिवन था। हमसे पूछा था डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि दिक अनुपात पूछा था, सॉरी दिक कोसाइन पूछा था। तो डायरेक्शन कोसाइन या फिर दिक अनुपात क्या होता है, LMN, ये होता है हमारा LMN। और LMN किसके बराबर होता है, जो भी हमारा डायरेक्शन रेशियोज दिया था, ठीक, ABC, तो L वाले में आता है ऊपर A, M वाले में ऊपर आता है B, और N वाले में आता है ऊपर में C, ठीक है। और अपोन में इससे जो हमारा वेक्टर बनेगा, इससे हम लोग वेक्टर कैसे बना सकते हैं, 2i कैप प्लस में, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो माइनस का j कैप और माइनस का 2k कैप, सिर्फ इसी के साथ आई जे के लगा देंगे तो हम लोग वेक्टर बन जाएगा। तो जो हमारा ये वेक्टर बनेगा, एक बार के लिए हम लोग मान लेते हैं इस वेक्टर का नाम क्या है, कैपिटल A वेक्टर है, तो उसी का नीचे मैग्नीट्यूड होता है, तीनों में ही इसी का मैग्नीट्यूड होगा, और ऊपर में A, B और C होगा। तो बस ये सिंपल होता है। तो पुट करेंगे वैल्यू को, देखिएगा ए की जगह पर है 2, और ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 4 8 1 9, तो अंडर रूट में 9, तो 2 ओपन में रूट 2 ओपन में 3 आ गया। ऐसे ही इसका निकालेंगे तो माइनस का 1 ओपन में 3 आ जाएगा, और ऐसे ही इसका निकालेंगे तो माइनस का 2 ओपन में 3 आ जाएगा। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना होता है। जो हमारा डायरेक्शन रेशियो दिया था ऊपर रखेंगे ABC एलिमेंट के हिसाब से, और नीचे इसी का हम लोग बना करके क्या, वेक्टर बना करके मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। या फिर आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट में A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, वही बात हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, प्रोबेबिलिटी से है ना, इफ PA इज इक्वल टू 7/13, PB इज इक्वल टू 9/13 एंड PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 4/13, देन फाइंड PA/B। क्या फाइंड करना है, PA/B हमको फाइंड करना है। देखिएगा हिंदी में, यदि PA का मान दे रखा है 7/13, PB का मान दे रखा है 9/13, और PA इंटरसेक्शन B का भी मान दे रखा है 4/13, तो PA/B हमको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, सब कुछ गिवन है, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। एक बार फॉर्मूला को हम लोग दिखा देंगे कि कैसे होता है, और सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे। तो PA/B, तो PA/B बराबर क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B, ये दोनों का इंटरसेक्शन होता है, ठीक। PA इंटरसेक्शन B, और नीचे जो होता है उसका हम लोग अलग से ले लेते हैं, तो PB, नीचे जो होगा उसका PB, और दोनों का ऊपर होता है इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। तो PA इंटरसेक्शन B का हमको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन था 4/13, और PB का भी क्वेश्चन में वैल्यू गिवन था 9/13। 13 से 13 कैंसिल, बच जाएगा 4/9, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं 8 नंबर वाला क्वेश्चन। देख लीजिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ से आप लोग का 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पर देख लीजिए, अब ये 3 मार्क्स वाला है, तो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ज़्यादा भी लंबा नहीं होगा, ठीक है। तो देख लीजिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा यहाँ पर इंटीग्रेट क्या है, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपोन में x है और dx, इसको हम लोग क्या करना है, समाकलन करना है। बस यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पर देखिएगा बहुत ही सिंपल है, ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा बात बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पुट किसको, 1 प्लस log x को, और इसी को हम लोगों ने क्यों पुट किया, इसी को क्यों सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि अगर इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग करें तो 1/x आएगा, और 1/x हमको यहाँ पर दिख रहा है नीचे, तो यहाँ पर हमारा बात बन जाएगा, मतलब कि ये भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो बस उसी हिसाब से हम लोगों ने किया, जो हमारा ऊपर था 1 प्लस log x, इसको हम लोगों ने t सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का 0 और log x का 1/x, साथ में dx और इधर dt। तो बस अब यहाँ पर मान रख देते हैं, तो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपन में x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस log x को हम लोगों ने t ले लिया, तो ऊपर का हो जाएगा t स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या बचा, यहाँ पर देख लीजिए ऊपर 1 है और नीचे x है, तो 1/x, और यहाँ पर dx छूट गया है, तो dx ये किसके बराबर है, dt के बराबर, तो बस यहाँ पर dt लिख दिया गया। अब सिंपल लग जाएगा फॉर्मूला, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का
तो टी के पावर में जो भी है उसमें प्लस और नीचे में ही पावर +1 ये होता है। तो टी क्यू आ जाएगा और अपॉन में 3। अब यहाँ पर टी का वैल्यू भी पुट कर देंगे जो हम लोगों ने माना था शुरुआत में, टी का वैल्यू पुट कर देंगे और ये अपॉन में 3 था और प्लस सी कोई कॉन्स्टेंट यहीं पर लगेगा सी ना। आप लोग सी लगाना नहीं भूलिएगा, मैं भूल जाता हूँ बार बार, आप लोग नहीं भूलिएगा। तो इस प्रकार से 8 नंबर वाला भी कंप्लीट होगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर वाला एब्यूलेट एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो मान ज्ञात करना है एक्स साइन एक्स डी एक्स का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको देखिएगा कैसे करते हैं, ये भी सिंपल ही है। एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग लगाएंगे यहाँ पर देख लीजिए 2 है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई में आ गए। 2 मल्टीप्लाई में हमारे पास ऐसे तो जनरली है और कोई तरीका है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर u इंटू वी वाला लगाएंगे। और वो कैसे लगाते हैं देखिएगा, इसको हम लोग लगाते हैं आई लेट के हिसाब से। आई लेट के हिसाब से, आई लेट समझिएगा क्या है, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, इसके बाद आप लोग को बताते हैं। आईलेट हो गया, सबसे पहले आई है, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। इसके बाद है एल, एल का मतलब है लॉगरिथम, जो भी लॉग वाले आ जाएंगे। फिर है ए, ए का मतलब हो गया अलजेब्रा, जैसे कि एक्स आ गया, एक्स के पावर 2 आ गया, ये सभी आ जाएंगे। फिर आ गया टी, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि साइन एक्स आ गया, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग। फिर है लास्ट में ई, तो ये होता है एक्सपोनेंशियल वाला, जैसे कि ई के पावर एक्स आ गया, ई के पावर में एक्स, ई के पावर में 2x, ये होते हैं हमारे। तो ये होता है हमारा आईलेट। आईलेट में कौन क्या है ये समझ गए। अब हम लोग लगाते कैसे हैं, ये रूल कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पर समझिएगा, आईलेट के हिसाब से ही रूल लगाते हैं, कैसे समझिएगा। सबसे पहले हम लोग मान लीजिए अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो उसको हम लोग 1 ले लेंगे, मतलब कि पहला मानेंगे। अगर हमारे पास लॉगरिथम वाला है तो उसको पहला मानेंगे, ऐसे मतलब कि जो यहाँ पर है इधर से हम लोग पहला मानते हैं, तो बस यही हम लोग लगाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर यह है हमारा अलजेब्रा वाला, एक्स अलजेब्रा वाला आ गया, और ये हमारा कौन सा आ गया, ये हमारा आ गया साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो अलजेब्रा वाला को फर्स्ट मानेंगे यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि अलजेब्रा वाला पहले है, फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो इसको सेकेंड मानेंगे। तो फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर होल इंटीग्रेशन होगा। समझ गए होंगे। फार्मूला आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा तो। फार्मूला याद है तो सिंपल तरीके से कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब करते हैं ऐसे ही। तो फर्स्ट वाला एज इट इज यानी कि एक्स को हम लोगों ने एज इट इज छोड़ दिया, फिर सेकेंड वाला का डिफरेंशियल यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशियल सॉरी इंटीग्रेशन, और माइनस में होल इंटीग्रेशन होता है। पहले वाला का करता है यहाँ पर डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे वाले का करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन, और होल यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है। एक्स तो एज इट इज है, साइन एक्स का माइनस का कोसेक, तो माइनस यहाँ पर आ गया, तो एक्स माइनस कोसेक, और माइनस ये वाला हमारा साइन यहाँ पर है, और इंटीग्रेशन का साइन भी एज इट इज है। एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही रहेगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कोसेक डी एक्स, ठीक, ये एज इट इज रहेगा। अब इस क्या करते हैं यहाँ पर, इस माइनस को बाहर लेते हैं, तो एक माइनस पहले से है और एक माइनस यहाँ पर, तो माइनस माइनस हो गया यहाँ पर प्लस, देख लीजिए, और फिर आ जाएगा कोसेक डी एक्स। तो फिर यहाँ पर कोसेक डी एक्स का कर देंगे इंटीग्रेशन, जो कि होता है साइन एक्स, तो माइनस का एक्स कोसेक और प्लस में साइन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा कॉन्स्टेंट सी। तो बहुत सिंपल था, समझ गए होंगे, सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला लगाना था। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, आगे देख लीजिए। आगे है आप लोग का 10 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर आ गया आप लोग का लिमिट वाला फिर से ना, तो 0 से π/2 तक करना है अंडर रूट में 1 प्लस कोस 2x का इंटीग्रेशन। तो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे, हिंदी में वही बोल रहा है, मान ज्ञात करने के लिए बहुत सिंपल है। देखिएगा कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर भी आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या करेंगे देखिएगा, तो ये हमको क्वेश्चन में गिवन है कि 0 से π/2 तक इंटीग्रेशन करना है इसका 1 प्लस कोस 2x का। अब ऐसे आप लोग इसको कर नहीं पाएंगे, ऐसे आप लोग कर नहीं पाएंगे। कोस 2x का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, यानी कि सेकंड चैप्टर में, और यहाँ तक कि 7 चैप्टर में यानी कि इंटीग्रल्स में भी आप लोग पढ़े होंगे। कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2x बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला, 2 कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, ये होता है। अगर हम लोग इस 1 को इधर ले ले, इस 1 को इधर ले ले तो क्या हो जाएगा, इस 1 को इधर लेंगे तो इधर माइनस हो, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कोस 2x बराबर क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x। तो बस 1 प्लस कोस 2x की जगह पर, यानी कि 1 प्लस कोस 2x की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x, तो वही मैंने यहाँ पर रखा है, देख लीजिए 1 प्लस कोस 2x था, इसके जगह पर मैंने क्या रख दिया 2 कोस स्क्वायर x, किसकी वजह से यहाँ पर देख लीजिए, इसके चलते, मतलब कि ये हमारा रीजन है, ठीक। और 0 से π/2 तक अभी भी इंटीग्रेशन करना है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब अंडर रूट को हटा देते हैं, तो 0 से π/2 तक 2 का अंडर रूट 2 ही रहेगा, और कोस स्क्वायर एक्स का कोस एक्स आ जाएगा। अंडर रूट तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेते हैं, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 से π/2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन π/2 होता है 1 और साइन 0 होता है 0, तो यहाँ पर सिर्फ ये कितना बनेगा, सिर्फ 1 बनेगा, तो 1 इंटू में
√2 जो कि √2 के ही बराबर आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग का ये 10 नंबर वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड ये है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसकी आसन भुजाएं ना, ये यहाँ पर एक गिवन है और एक ये गिवन है, ये दो हमारे पास आसन भुजाएं हैं। तो समांतर चतुर्भुज का यहाँ पर हमको निकालना है क्या, क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग निकालना सीखे होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग ये चैप्टर नंबर 10 या फिर चैप्टर नंबर 11 में सीखे होंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया, वहाँ पर हमको या भुजा तो दे रखा था, यानी कि साइड दे रखा था, लेकिन इसका नाम नहीं दे रखा था। तो हम लोगों ने मान लिया लेट ए वेक्टर इज दिस और बी वेक्टर इज दिस। अब हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। सिंपली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो यही होता है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सबसे पहले निकालेंगे, तभी तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, 11th क्लास में भी सीख चुके हैं, फिजिक्स में 12th क्लास में भी सीख चुके हैं, वेक्टर अलजेब्रा वाले चैप्टर में कैसे निकालते हैं। आई जे के लिख दीजिए, ठीक। और जो भी हमारा सबसे पहले ए वेक्टर के यहाँ पर रखेंगे क्या, कोफिशिएंट रखेंगे 1 2 3, फिर बी वेक्टर का कोफिशिएंट 3 - 2 1। और यहाँ पर कैसे करेंगे समझिएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग ढक लेंगे और यहाँ पर करेंगे क्या, 1 मिनट। सबसे पहले हम लोग आई वाला निकालते हैं ना, तो आई वाले के लिए इसको ऐसे ढकेंगे और ये 2 × 1 तो 2 और माइनस होता है माइनस, यहाँ पर होता है माइनस में ये 3 × 6 तो माइनस का 6 और माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 6 ऐसे, और आई कैप साथ में लग जाएगा क्योंकि इसके लिए कर रहे हैं तो आई कैप यहाँ पर। और जे जो होता है ये इसके साथ माइनस होता है, तो माइनस का जे के साथ माइनस लगता ही है। अब जे के लिए निकाल रहे हैं तो जे पर क्रॉस बनाएंगे, जे पर क्रॉस बनाते हैं यहाँ पर, देखिएगा जे पर ऐसे क्रॉस बनाएंगे, ये हो गया 1 और इधर क्रॉस बना दिए। अब देखिएगा तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और माइनस होता है 3 × 3 = 9, तो यहाँ पर आ गया 9। फिर प्लस का के कैप और केक, अब यहाँ पर के को ढकेंगे, देखिएगा यहाँ पर हम लोग के को अब ढकते हैं, तो एक तो इधर से के हो रहा है और एक इधर से, तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह जगह -2 और माइनस का 3 दूनी के 6, तो यह जगह अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई ऐड वगैरह कर लेते हैं। तो यह जगह 8 आई कैप प्लस में 8 जे कैप माइनस में 8 के कैप। तो हमको तो चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, क्यों, क्योंकि वही जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वही तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का लगा देंगे मोड यानी कि मैग्नीट्यूड। तो 8 का स्क्वायर 64, फिर से 8 का स्क्वायर 64 और फिर से 8 का स्क्वायर 64, जो कि √192 हो जाएगा, और इसको अंडर से बाहर निकाला तो 8 √3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो आगे है 12 नंबर वाला क्वेश्चन, देखिएगा क्या दिया गया है यहाँ पर, देखिएगा बहुत सिंपल है। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, ए वेक्टर गिवन है एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, देन द फाइंड ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, और सेकंड में है 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, और थर्ड में है a वेक्टर डॉट b वेक्टर। बहुत ही सिंपल है, एक नंबर का पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो एक नंबर पे पूछा गया और एक नंबर का है, तो बहुत सिंपल तो होगा ही। हिंदी में भी वही बात बोल रहा है कि मान ज्ञात करना है, तो सिंपल है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिख करके लाया हुआ हूँ, देख लीजिए। हमको ए वेक्टर गिवन था 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस में 4 के कैप, और साथ में बी वेक्टर भी गिवन था 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक। ये हमको गिवन था क्वेश्चन में ही, और पहला में हमको पूछ रहा था ए वेक्टर प्लस में 2 बी वेक्टर, तो ए वेक्टर को एज इट इज लिख देंगे और बी वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में 10 के कैप। अब सिंपल इसको बीजगणितीय योग कर देंगे जैसे हम लोग करते हैं सिंपल, तो ये आ जाएगा आप लोग का 9 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 14 के कैप। और फिर बी में पूछा था 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, तो दो गुना कर देंगे किसका, ए वेक्टर का, मतलब कि ए वेक्टर में 2 से गुना करेंगे और बी वेक्टर में 3 से गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद ये आ जाएगा, देख लीजिए, और फिर घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। इसके बाद है तीसरा का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पूछा था, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, आई वाला का आई वाला के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, जे वाला का जे वाला के साथ करेंगे, और के वाले के साथ करेंगे, तो 3 × यहाँ पर देख लीजिए, और ये एक्चुअली रियल वाला नहीं है, रियल वाला यहाँ पर देखिएगा, रियल वाला यहाँ पर है, ये है हमारा ए और बी। तो आई वाले के साथ, जे वाले के साथ, के वाले के साथ, तो 3 × में 3 आ गया, आई वाला ये हो गया, प्लस में 1 और ये हो गया माइनस में यहाँ पर 1, ये हमारा जे वाला हो गया, प्लस में 4 और प्लस इंटू में 5, ये हमारा के वाला हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 - 1 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 28 फाइनल, ए रोड करके, ठीक है। तो 12 नंबर वाला भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद है 13 नंबर वाला, देखिएगा क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लाइन्स। यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द लाइन, और ये हमको 2 लाइन का यहाँ पर
कार्टेशियन फॉर्म हमको गिवन है। ठीक, तो आप लोग को अगर वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए पूछे तो आप लोग डायरेक्ट लगा देते हैं cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये होता है हमारा वेक्टर फॉर्म में, लेकिन इस बार वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा है, इस बार कार्टेशियन फॉर्म में पूछा है। तो ये भी सिंपल होता है, या तो यहाँ पर हमारे पास दो चॉइस होते हैं, एक तो डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्मूला लगा दे, ठीक, जो कि इसी को खोल के बनता है, अभी मैं उसी से यहाँ पर बताऊंगा, लिख करके लाया हूँ। या फिर इसी से हम लोग क्या बना ले, इसी से हम लोग वेक्टर बना ले, इसी से हम लोग वेक्टर भी बना सकते हैं। कैसे समझिएगा, यहीं पर मैं आप लोग को वेक्टर बना करके दिखाता हूँ। ये जो ऊपर है x-2, अगर इसको 0 के बराबर करें तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, x का मान यहाँ से x का मान 2 निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर है y-1 अगर इसको 0 के बराबर करें तो y का मान 1 निकल कर आ जाएगा। और z+3 को अगर 0 के बराबर करें तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा -3। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर ए वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, 2i प्लस में j और माइनस में 3 के। तो ए वेक्टर मिल गया। ऐसे ही अगर इसको 0 के बराबर कर देंगे इन तीनों को, तो यहाँ से हमारा a2 वेक्टर मिल जाएगा। ये हो गया a1 वेक्टर, ये हो गया हमारा a2 वेक्टर, यहाँ से हमारा a2 वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारा b1 वेक्टर और b2 वेक्टर मिल जाता है। इस प्रकार से वेक्टर से हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर से भी ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर देख लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में मैं लिख करके लाया हूँ। कार्टेशियन फॉर्म में कैसा होता है देखिएगा। तो कार्टेशियन फॉर्म ये हमको क्वेश्चन में दोनों गिवन थे। ठीक, अब यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा। तो हेयर यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, इतना लिखने की जरूरत है नहीं, आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो a1 बराबर इतना है, b1 बराबर इतना है, c1 बराबर इतना है, a2 बराबर इतना है, b2 बराबर इतना है, c2 बराबर इतना है। ठीक, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, वी नोट दैट cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और यहाँ पर इंटू में किसका a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर और होल अंडर रूट, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। वही बात हो गया, ये सिर्फ वेक्टर को खोल करके लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। तो सभी का मान रखेंगे, मान रखने के बाद कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर मोड लगाए हुए हैं, मोड इसलिए ताकि नेगेटिव ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर इसको देखिएगा तो यहाँ पर 15 है, -3 -12 और अपॉन में अंडर रूट में 43 इंटू में है अंडर रूट में 29। तो यहाँ पर -15 प्लस का 15 जीरो हो गया, जीरो अपन में जो भी होगा जीरो होगा। और cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स जीरो। cos इनवर्स जीरो बोल सकते हैं। cos इनवर्स जीरो कितना होता है, π/2 होता है, क्योंकि cos जीरो का मान π/2। ठीक, तो ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। थीटा का मान कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। सिंपल तरीके से हो गया। इसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर 14 नंबर वाला क्वेश्चन। क्या है 14 नंबर वाला, यानी कि 14 नंबर वाला। फिर से प्रोबेबिलिटी का आ गया, बहुत ही सिंपल है। तो पी ए का वैल्यू हमको गिवन है 0.8, पी बी का गिवन है 0.5 एंड पी बी बाई ए गिवन है 0.4। देन द फाइंड, तो हमको फाइंड क्या क्या करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी और पी ए बाई बी। बहुत सिंपल है, सिर्फ पी ए इंटरसेक्शन बी में आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, बहुत थोड़ा सा। इसके बाद सब तो सिंपल निकल जाएगा, फॉर्मूला बेस है। हिंदी में भी वही बात है, सिर्फ मान ज्ञात करना। तो चलिए देख लेते हैं इसका यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन। देखिएगा, तो हमको सबसे पहले जो जो गिवन है लिख लिए, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है और ये हमको गिवन है। ठीक, तो पहला हमसे पूछा है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। क्यों, पी बी बाई ए किसके बराबर होगा, पी बी बाई ए बराबर होगा पी बी इंटरसेक्शन ए और अपॉन में जो भी नीचे होता है, मतलब कि पी ए। अब पी बी इंटरसेक्शन ए बोलिए या फिर पी ए इंटरसेक्शन बी बोलिए, दोनों सेम बात होता है। इंटरसेक्शन में दोनों सेम बात होता है, ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए, दोनों सेम बात होता है। तो बस यहाँ पर मैंने वही लिखा है घुमा करके, पी ए इंटरसेक्शन बी। एक्चुअली ये होता है ऐसा, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा है क्योंकि दोनों सेम ही बात है, ओपन में पी बी। ठीक है, तो अब हमको जो भी यहाँ पर वैल्यू पता है, वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमको यहाँ पर पी बी बाई ए का वैल्यू पता है 0.4 रख दिए, पी ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है और 0.8 इसका पता है। तो ये उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.32, ये हमारा निकल गया पी ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसके बाद आगे सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है देखिएगा। सेकेंड पार्ट में पी ए यूनियन बी बोला है। तो पी ए यूनियन बी का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं सेट्स वाले चैप्टर में। ठीक है, और यहाँ पर 12th में भी पढ़े हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस बी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला। तो पी ए का वैल्यू हमको गिवन है, पी बी का भी गिवन है, और अभी हम लोगों ने तुरंत निकाला है पी ए इंटरसेक्शन बी का ऊपर जो कि आया था 0.32। तो अब यहाँ पर इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो 1.3 और माइनस का 0.32, और माइनस करेंगे तो 0.98 आ जाएगा। और साथ में थर्ड वाले में क्या पूछ रखा था, पी ए बाई बी थर्ड वाले में पूछ रखा था।
तो वही फॉर्मूला लगाएंगे पी ए इंटरसेक्शन बी और अपन में जो भी नीचे है पी बी। तो ये अभी तुरंत इसका हम लोगों ने वैल्यू निकाला जो कि है 0.32 और इसका हमको क्वेश्चन में गिवन था 0.5 डिवाइड लगाएंगे 0.64, ये आ जाएगा आप लोग का आंसर। तो यहाँ पर 14 नंबर वाला भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 14 नंबर के बाद, यहाँ पर 14 नंबर के बाद आप लोग का 15 नंबर स्टार्ट होता है जो कि सेक्शन सी का है। सेक्शन सी यानी कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन का अलग से मैं वीडियो लाऊंगा। आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, ज़्यादा कमेंट आता है, ज़्यादा इस पर स्टूडेंट देखते हैं इसको, तो जल्द ही 5 मार्क्स वाला लाया जाएगा और इसका सब्जेक्टी भी लाया जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा लेट से लाया जाएगा लेकिन लाया जरूर जाएगा, उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। 5 मार्क्स वाले थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और इसके आने की भी संभावना ज़्यादा है क्योंकि 2022 के हैं, ठीक। और अभी इंटीग्रेशन वगैरह सारा कुछ यहाँ पर है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।